देखो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड। एक गाड़ी है और एक कर्व रोड पे वो मोड़ती है, ठीक है, एक राउंड लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब भी गाड़ी किसी सर्कुलर पाथ की तरफ अपनी गाड़ी काफ़ी मोशन के साथ आती है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इस केस में गाड़ी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² डिवाइड बाई आर। इसका मास, इसकी वेलोसिटी और किस सर्कुलर पाथ की रेडियस पे ये राउंड मूव कर रही है वो, ठीक है। अब इसका जो वेट है वो लगेगा नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ। अब अगर इस गाड़ी को स्टेबल रहना है, इस रोड पे रहना है, ओवरटर्न नहीं होना है, ये गाड़ी पलटे ना, उसके लिए क्या होगा, ये जो फोर्स है इसको कौन बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल ओ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही गाड़ी जब घूमती है तो वो सड़क पे टिकी रहती है। अगर ये कम हो जाए तो गाड़ी ओवरथ्रो हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा मोड़ के ऊपर लिखा होता है कि इतना, इससे ज़्यादा स्पीड लेके मत आइए, गाड़ी ओवरटर्न हो सकती है। तो मोड़ पे अगर गाड़ी तेज चलाओगे तो गाड़ी पलट सकती है। क्यों, वहाँ पे फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग ही स्पीड को लिखा जाता है। और गाड़ी को अगर उस लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा लेके आओगे तो गाड़ी स्लिप होने के पूरे पूरे चांस है, वो ओवरटर्न हो सकती है। तो इसका मतलब ये दोनों तो बैलेंस है। आर इक्वल टू क्या है, mg, ठीक है, क्योंकि गाड़ी की जो मोशन है वो, ये तो कांस्टेंट है वर्टिकल में। अब जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है या जो इसकी वैल्यू है ज़्यादा होनी चाहिए किससे, इससे। तो फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए mv² डिवाइड बाई आर। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, इस टायर और रोड के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, ये, और mg मतलब r ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए mv² डिवाइड बाई आर। मास से मास कैंसिल। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो v² आ जाएगा म्यू एस जी आर। इधर अंडर रूट लगा दूंगा तो ये आ जाएगा ये, हाँ ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू है तो म्यू एस जी आर। तो इस मोड के ऊपर कितना मैक्सिमम स्पीड रख सकते हैं, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आर हो गई यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व रोड और जी हो गया हमारा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। पर देखो बच्चों, यहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड है वो सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, ये दोनों तो कांस्टेंट है। अगर मान लेते कोई एक मोड है, उसकी रेडियस और जी तो कांस्टेंट है, डिपेंड करती है स्पीड फ्रिक्शन पे। पर टाइम के साथ फ्रिक्शन तो कम होता रहता है। गाड़ी के टायर जो होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं, वो वियर और टीयर होना शुरू हो जाती है। या मान लेते हैं बारिश पड़ी है या सड़क पे मिट्टी है, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे में तो गाड़ी की जो स्पीड लिमिट वहाँ लिख रखी है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर कंडीशन के हिसाब से बारिश पड़ी तो उसके लिए अलग रखनी पड़ेगी, उस पर धूल मिट्टी है तो अलग रखनी पड़ेगी, गाड़ी के टायर खराब हो गए तो उसके लिए अलग रखनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी को लेवल एक तरफ से थोड़ा उठा देते हैं, जिसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को एक तरफ से उठा देते हैं, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। तो हमें वेलोसिटी कितना रखनी है, अगर हमने यहाँ पे कोई भी एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया तो इतना म्यू एस जी आर। तो पूरी की पूरी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं रहता, ये टाइम के साथ बदल सकता है। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, वियर और टीयर हो जाए या वहाँ पे कुछ वेट या ड्राई, उसमें अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इससे बचाव के लिए रोड को क्या करते हैं, बैंक करते हैं, एक तरफ से थोड़ा उठा देते हैं। देखो दोस्तों, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब कि रोड को एक साइड से थोड़ा सा उठा देना, थोड़े बहुत एंगल पे उठा देते हैं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो बारिश का पानी जमा नहीं होता तो रोड खराब कम होती है, ड्रेनेज प्रॉब्लम कम होती है। दूसरा, यहाँ पे फ्रिक्शन पे जो डिपेंडेंस है वेलोसिटी की वो कम हो जाती है। अगर रोड को स्मूथ भी रखोगे तो गाड़ी काफ़ी तेज़ चल सकती है। जैसे आपने रेसिंग में देखा होगा, गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से चलती हैं, रोड काफ़ी स्मूथ होती है, फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है ताकि गाड़ी तेज़ चल सके और गाड़ी ओवरटर्न भी ना हो। इसके लिए वहाँ पे क्या करते हैं, साइड में से रोड को थोड़ी एलिवेट कर सकते हैं। आप जाके देख सकते हो कहीं भी रोड जो जहाँ पे भी घुमावदार कट है वहाँ पे होती ही है। अब ये गाड़ी है, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। अब इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस से लगेगी इस तरफ। अब इसके मैं दो कंपोनेंट बनाता हूँ, इधर वाला आर कोस थीटा, इधर वाला आर साइन थीटा। फ्रिक्शन लगेगा सरफेस के बिल्कुल साइड में एफ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा, इस पूरी गाड़ी को एक पॉइंट मान लेता हूँ ताकि
जो वेक्टर यहाँ पे ले वो आसान रहे। जैसे कि ये रहा, तो यहाँ पे इस गाड़ी को मैंने बिल्कुल एक पॉइंट मान लिया है। जो वेट लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ mg, इस सरफेस से जाएगी रिएक्शन r। अच्छा, इधर एंगल थीटा बनेगा तो ये हो जाएगा मेरा r cos थीटा, इस डायरेक्शन में जाएगी r sin थीटा। ठीक है, ये तो हो गई मेरे रिएक्शन के कंपोनेंट। अब बात आती है फ्रिक्शन की। देखो फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ। अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं, एक तो इसी डायरेक्शन में जाएगा और एक जाएगा इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, ओ ये एंगल होगा थीटा, अल्टरनेट एंगल, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा, और ये वाला एफ साइन थीटा। अब देखो बच्चों, जब गाड़ी किसी मोड़ पे टर्न लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये हो गया गाड़ी का मास, ये उसकी वेलोसिटी, और ये उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। ठीक है, तो ये वाला फोर्स जो है वो बैलेंस करेगा इन दोनों की कंबाइंड फोर्स को, और जो इसका वेट और ये बैलेंस करेगा आर कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं और अपना सॉल्यूशन लाते हैं। तो हमें पता है कि एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये जो वर्टिकल फोर्स है ये बैलेंस किससे होगा, आर कोस थीटा। ठीक, दूसरा ये वाला फोर्स बैलेंस होगा इन दोनों फोर्स से, तो आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, और हमको पता है एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एफ की वैल्यू रख लेते हैं म्यू आर इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये तो हो गया एक पार्ट। अब पहली इक्वेशन को देखते हैं। पहली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, राइट तरफ रहेगा सिर्फ एम जी। तो आर कोस थीटा, इसको इसकी तरफ लेके आएंगे तो माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। इसकी वैल्यू वापस से उठा के यहाँ रखेंगे तो आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ध्यान रखना ये अलग है, ये अलग है। आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो इसको मान लो ये इक्वेशन हो गई 2 और ये इक्वेशन हो गई 1। अब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैंने डिवाइड करके लिखा। इक्वेशन जो यहाँ पे निकली थी, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, जा गई आर से आर कट। अब हम एक काम करेंगे, कोस को कॉमन, हम एक काम करते हैं, कोस को कॉमन ले लेते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, यहाँ पे बचेगा फिर ये। ठीक, यहाँ से भी कोस कॉमन लिया तो कोस थीटा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इधर मास से मास कट, तो इधर बचेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर। कोस से कोस कट, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर। इधर ले जाएंगे जी आर को, तो इधर आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई वी स्क्वायर की। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, खाली वी की, तो इधर अंडर रूट कर दूंगा मैं, तो वी आ जाएगा मेरा जी आर टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इसकी होल पावर कितना आएगी 1/2। अब देखो बच्चों, वेलोसिटी अब यहाँ पे किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे वेलोसिटी एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, खाली म्यू पे नहीं डिपेंड कर रही। म्यू को म्यू एस भी लिख लेते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये जीरो भी हो जाए, समझो अगर म्यू एस जीरो हो जाए, इफ म्यू एस को जीरो के इक्वल रखे, तो ये खत्म, ये पूरी वैल्यू खत्म, यहाँ पे बचेगा टेन थीटा। तो तब भी वेलोसिटी कितना आएगी, जी आर टेन थीटा पावर 1/2। तब भी हम कोई ना कोई वेलोसिटी रख सकते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी स्मूथ रोड के लिए भी यहाँ पे वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, तो गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं होगी, ओवरटर्न नहीं होगी। इसका यही फ़ायदा होता है एंगल को बनाने का, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे उस तरफ जा रहा है, पहले तो सिर्फ ये किसको कर रहा था, पहले कर रहा था ये सिर्फ एक को बैलेंस, फ्रिक्शन को। अब ये नॉर्मल रिएक्शन को भी बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे
इसकी जो वैल्यू है वो किस तरह इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, तो गाड़ी ओवरटर्न नहीं होती। ठीक है, तो ये याद रखना फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ, समझो इसी फॉर्मूले से मैं अगर 10 की वैल्यू निकालूँ, जैसे कि ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर। इसका मतलब क्या होता है, किस वेलोसिटी के लिए हम कितना एंगल रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे आपने देखा होगा जो बाइकर्स होते हैं, अपनी जो गाड़ी होती है बाइक, वो टिल्ट कर देते हैं, झुका देते हैं पूरी, जब घुमाते हैं तो किस एंगल तक घुमा सकते हैं, किस स्पीड पे, वो डिपेंड किस पे करता है, वो जो कर्व है उसकी रेडियस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम कि एक अगर साइकिलिस्ट है और वो अपनी साइकिल को मोड़ के ऊपर थोड़ी बेंड कर देता है, तो कितनी बेंड वो कर सकता है किस कर्व के ऊपर। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चों टॉपिक खत्म हो गया है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में और उसके कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर आपको सारे नोट्स वगैरह और पूरे वीडियो लेक्चर फ्री में अवेलेबल होंगे।